चलो, नया एक्ट आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई एक्ट नहीं था, ये रेगुलेशन पढ़ रहे हैं हम एक, ठीक है। हमें पूरा एफसीआरए नहीं है एक्ट जो 1976 में आया था, हमें सिर्फ एक रेगुलेशन पढ़ना है एफसीआरए का, ये एक पार्ट है फेमा का ही, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं पहले इस एक्ट का क्रक्स बताती हूँ, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे फेमा के भी क्वेश्चंस देखना बाकी है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें फॉरेनर्स देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब समझो बच्चे, जब फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फॉरेन से कोई पैसा तुम्हारे पास आ रहा है एज डोनेशन, या हमारे कंट्री से कोई पॉलिटिशियंस या मोदी समझ लो, मोदी जी अगर बाहर जाते तो उनको हॉस्पिटैलिटी मिलती है बहुत सारी, ठीक है, कि अरे बाहर की कंट्री के पीएम आए हैं ऐसा वैसा। तो अगर अपन को वो मिल रही है तो वो किस फॉर्म में मिल सकती है, किस पर्सन से हम ले सकते हैं, ऐसे कौन से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है जो प्रोहिबिटेड है। अगर आप डोनेशन ले रहे हो और उसके बाद यहाँ किसी सोसाइटी के लिए लगा रहे हो, तो हम उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते कि ठीक है, आपने वो कंप्लाइंस फॉलो किया जो इस रेगुलेशन में है, आपने बाहर कंट्री से पैसे मंगाए और उसके बाद आप यहाँ की पब्लिक के लिए उसे यूज करें, तो हम उसे कहते हैं ओके चलेगा, ठीक है। अब बाहर की आप कंपनी से ले रहे हो, कॉर्पोरेशन से ले रहे हो, किसी और पर्सन से ले रहे हो, ठीक है, तो वो पूरे नंबर ऑफ लिस्ट है कि किससे आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, किस फॉर्म में उसे यूज कर सकते हो, किस फॉर्म में उसे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। लिस्ट, प्रोहिबिटेड लिस्ट, एक्सेप्टेड लिस्ट, कौन कौन दे सकता है। उसके बाद हमें बताया फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होते हैं, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो इस पूरे कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन में हमको बताया कि बाहर से जब पैसा आता है, अच्छा एक बात बताओ, बाहर से जब पैसा आ रहा है, यहाँ इलेक्शंस हैं, तो जो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन है या न्यूज़पेपर वाले हैं जो कॉलम्स लिखते हैं या फिर कोई न्यूज एडवर्टीजमेंट्स ये सब देते हैं, तो इस एक्ट में वो लोग इस पैसे को इस फॉर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। एक बात बताओ, मैं एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में अपियर हुई हूँ, ठीक है। अब इलेक्शन में जब आप खड़े हो तो आपको बहुत पैसा लगता है टू गिव पब्लिक, ठीक है, ताकि आप उनका वेलफेयर उस टाइम के लिए करो और फिर आपको वोट्स मिलेंगे। तो आप क्यों वेलफेयर कर रहे हो, ताकि आपको वोट्स मिले। अब आपको पैसा चाहिए, अब आपके कोई पहचान के लोग फॉरेन में रहते हैं, आपने खूब सारा पैसा मंगाया, उसको बोला कंट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो, तो मतलब डोनेट कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है ये वो, तो लॉ बोलता है कि इस काम के लिए आप पैसे मत लो। अगर आप कैंडिडेट हो इलेक्शन के तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि आप उससे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। आप पब्लिक का वेलफेयर करोगे लेकिन थोड़े टाइम के लिए करोगे, ठीक है, सिर्फ उस उन 2-4 दिनों के लिए करोगे जैसे आपको वोट मिल सके। तो हम उन चीजों को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसी न्यूज़पेपर वाले और ऐसे हम बहुत सारी लिस्ट देखेंगे कि जिन जिनको ये पैसा अलाउ नहीं, क्योंकि वो लोग उसको घुमा के यूज करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली पैसा ले रहे हो और पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा कुछ जनरेट कर रहे हो जिससे पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो हम अलाउ करेंगे, इंडियन लॉ ऐसे बोलता है। लेकिन आप फालतू चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहला है, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच एफसीआरए एक्ट डज नॉट अप्लाई। कहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता, ये हम देखेंगे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कल एलआरएस चैप्टर देखा था, उसमें है नेम एनी 5 परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मेड बाय एन इंडिविजुअल अंडर एलआरएस। तो हमने जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फेमा में पढ़े वही एलआरएस में, तो कोई 5 ही बताने बोला, ठीक है। फिर हमने देखा डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू मोड ऑफ अक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फेमा। तो हमने देखा है कि इंडियन रेसिडेंट बाहर से इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है आउटसाइड इंडिया, तो इनहेरिटेंस से पार्टीशन वाला, गुड गुड वेरी गुड, वो 3 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर उसका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है यहाँ पे और जॉइंटली रिलेटिव के साथ भी वो होल्ड कर सकता है, ये उसका रेगुलेशन भी उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया।
प्रोहिबिटेड अंडर एलआरएस, ये हमने लास्ट टॉपिक देखा था, प्रोहिबिशन अंडर एलआरएस, जो बहुत सारे लॉटरी विनिंग्स और ये तुम्हारे ऑप्शनल क्वेश्चन है क्या, वही है, वही 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 जो शेड्यूल 1 में पढ़, हाँ, रेसिंग राइडिंग। एनुमरेट हु आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने बोला जैसे इलेक्शन कैंडिडेट का, न्यूज़पेपर वाले, ये लोग कहाँ है, प्रोहिबिटेड, ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। फिर अप टू द लिमिट एन ऑथराइज्ड डीलर में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ बिजनेस ट्रिप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट $2 2,50,000। ये 5 मार्क्स में पूछा एलआरएस के अंदर, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। एजुकेशन पूछा एफसीआरए का, एफसीआरए का पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटे, अगर ऑप्शनल में आ रहा है तो, अगर आता है ऑप्शनल में आ रहा है एजुकेशन एफसीआरए का, ठीक है, तो सब में एजुकेशन वही है ना कि इतने दिन में आपने अपील फाइल करनी है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, वही है, वही लिखना होता है। फिर व्हाट आर द लिमिट्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वापस अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट एफसीआरए। एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। हमने कंपाउंडिंग समझी है ना, तो क्या होता है कि आपकी पूरी पेनाल्टी का एक मिक्स बना के आप कोर्ट को बोल दो कि हमें एक ही अमाउंट बता दो कि हमको कितनी पेनाल्टी लगनी चाहिए इतने सारे कॉन्ट्रवेंशन के। ये पूछा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ पोजेंशियल रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। और पहला है ऑथराइज्ड डीलर विदाउट एनी लिमिट, कॉइन्स एनी विदाउट एनी, $2,000 एंड सेम एग्रीगेट का अमाउंट। और उसके बाद परमानेंट नहीं है, कोई पर्सन एक पॉइंट पर, रेगुलेशन 4 टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है। फिर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट देखेंगे हम अभी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इसमें। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर पॉइंट आउट द प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस, वही वही एलआरएस में तो वही 2 क्वेश्चन थे बार बार। पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट्स ऑफ एफसीआरए, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से प्रोहिबिट किए हुए हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली है। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ फेमा, व्हाट इज एलआरएस, व्हाट फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट परसुइंग देयर स्टडीज अब्रॉड अंडर दिस स्कीम, ठीक है, उसमें एक है पॉइंट। फिर ये तो एफटीपी नॉन बैंकिंग, चले पढ़े अब, सबको समझ आ गए कैसे, वही प्रोहिबिटेड और बार बार वही वही पूछ रहे, एक जब सर्टिफिकेट मिल जाता है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का, उसका एप्लीकेशन, सरेंडर, सर कैंसिलेशन है, फिर एजुकेशन भी है, उसका पेनाल्टी, वो सब में सेम चीज है, ठीक है। चलो देखो एफसीआरए क्यों इनैक्ट हुआ था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 वाज इनैक्टेड टू रेगुलेट the acceptance and utilization of foreign contribution and foreign hospitality। सबसे पहले 2 पॉइंट याद करो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। बच्चे फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी बाहर की कंट्री आपको कुछ भी फॉर्म में पैसे दे रही है, और हॉस्पिटैलिटी मतलब जब वो आपको उस लेवल का ट्रीट करती है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मोदी जी जाएंगे, अगर दुबई के होटल में, एक होटल में आपको एंट्री वगैरह वहां के हिसाब से 10,000, 15,000, 20,000 का लग रहा है, पर क्योंकि पीएम मोदी आए तो शायद वो चार्ज ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट दे वो सर्विसेज, या फिर बहुत
बहुत लिमिट के पैसे में चार्ज करे, मोदी के अलावा कोई जाएगा तो वो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, ठीक है। तो कौन लोग वो हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या कवर होता है वो हम देखेंगे और क्या क्या प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, मतलब कोई इंडिविजुअल भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी दे सकता है, और एसोसिएशंस, कंपनीज एंड, इतना खत्म हो गया। सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय पर्सन, association and companies, and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to national इंटरेस्ट। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी लोगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं आती, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर। तो पॉइंट्स क्या हो गए, एक्सेप्ट एंड यूटिलाइजेशन और दूसरा प्रोहिबिट। किसको, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटीज बाय पर्सन, मतलब इंडिविजुअल, एसोसिएशन एंड कंपनीज। और जो प्रोहिबिट कर रहा है वो हम क्यों प्रोहिबिट कर रहे हैं, एक्टिविटीज विच आर डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो साइड में लिख लो, टू रेगुलेट, टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एफसी एंड एफएच, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद जो प्रोहिबिटेड है उसके नीचे डैश करके लिख सकते हो डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। और एक और चीज ऐड करना, डैश बाय इंडिविजुअल, एसोसिएशंस और कंपनीज। डन। टू रेगुलेट, टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट लिखा है मैंने, ठीक है। टू प्रोहिबिट किसको, डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय इंडिविजुअल्स, बाय एसोसिएशन और बाय कंपनीज। तो ये जो आपको मिल रहे हैं वो इन तीनों से मिल रहे हैं, इनको रेगुलेट करना। अब इनके एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन वर्ड आप या तो नोट करना है तो लिख लो, बाकी एक वो वर्ड है डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। Acceptance and utilization of FC and FS, FH, foreign contribution or foreign hospitality। जल्दी लिखो जल्दी। क्या हुआ, हाँ हाँ तुमने कैसे लिखा, याद हो गया होगा तुमको। बाय कंपनीज, इंडिविजुअल और बाय इंडिविजुअल, एसोसिएशन और कंपनी। सो क्या ये चले, चलो। Further, in order to streamline the provision of Foreign Contribution Regulation Act 2010 by strengthening the compliance mechanism, enhancing transparency and accountability in receipt and utilization of foreign contribution। अभी क्या हुआ, जो हमने ये रेगुलेशन लाया है, ठीक है, मतलब जो FCRA एक्ट था उसके अंदर जो रेगुलेशन लाया है, इसको हम लेके आए ताकि प्रोविजंस और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। लोग कंप्लायंसेस और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर हम कोई चीज प्रोहिबिट बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अगर हम कोई चीज अलाउ कर रहे हैं तो अलाउ कर रहे हैं। तो देयर इज अ वे टू एक्सेप्ट इट, देयर इज एन एप्लीकेशन व्हेन यू आस्क पीपल कि डोनेट करो, देन यू सबमिट हियर कि हमको ये चीज मिली है, हमको इसका सर्टिफिकेट दो दैट वी आर केपेबल इनफ टू टेक द फॉरेन
कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर हमें आप अलाउ कर रहे हो कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, तो हमें इंडिया की भी परमिशन है, इंडियन गवर्नमेंट की भी, कि ठीक है हमने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया, यस वी आर अलाउड टू टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हमने वो फॉरेन में दिया तो फॉरेन ने बोला हाँ इन लोगों को हम डोनेशन दे सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, बाय स्ट्रेंथिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो भी एक लॉ फॉलो करने का मैकेनिज्म है, एक पूरा प्रोसीजर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, पूरी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दे, कोई भी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई उल्टा घुमा के भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ला सकते। इतनी डिटेलिंग इसमें लिखी है ना, जैसे कैंडिडेट कोई खड़ा है इलेक्शन के लिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या सुना मैम से कि इलेक्शन वाला पर्सन नहीं ले सकता, इसमें इतनी डिटेलिंग है कि कोई घुमा के भी इलेक्शन वाले पर्सन को पैसा नहीं दे सकता, मतलब उसके पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने इतनी डिटेलिंग और ट्रांसपेरेंसी कर दी है। फिर अकाउंटेबिलिटी इन रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर, वो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ के कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं, हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म बना दिया जिसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो कंप्लायंसेस और ट्रांसपेरेंसी एकदम परफेक्ट बैठे। एंड फैसिलिटेटिंग जेन्युइन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन हु आर वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पार्लियामेंट इनैक्टेड द FCRA 2020। अब ये दूसरा आ गया, अभी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो इंडिया के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर, तो उनका भी कहीं ना कहीं राइट है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे। तो हमने 2020 में और इम्प्रूव करने की कोशिश की, इस रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन किया और अच्छा मैकेनिज्म लाया, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ताकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पैसे को यूटिलाइज कर सके फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अभी जो 2010 में क्या आया था, A20 में एक सेलियन फीचर नाम से है, ये हमें सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक है। इसमें मैं बता रही हूँ क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आई, जो अभी हम देख रहे हैं कि प्रोहिबिशन आया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि भाई कोई एसोसिएशन और पर्सन उसको ले सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, इस चीज को प्रोहिबिट कर दिया है। उसके बाद फिर कोई लिमिट उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज करी है, तो ये बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2020 में जो हम लाए थे ना, उसमें हमने ये चेंजेस करने की थोड़ा बहुत लॉ में करी है, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशंस में, सबको पता है एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है, विच आर इनकॉर्पोरेटेड नॉट हैविंग एन ऑफिस इन इंडिया, इंक्लूड्स अ सोसाइटी वेदर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और नॉट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है, एक नॉर्मल एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसमें लिखा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ऑथराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज हमने देखा था, ऑथराइज डीलर जो होता है, आपके पास अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो आपको वो मनी चेंजर वाले से डिस्कस करना ही पड़ेगा, उससे ही इंडियन रुपी लोगे। उसके बाद बैंक हमको पता है, जो इसमें डेफिनेशन में बताया, बैंक जो बैंक के एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है, जो आपको बेसिकली फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। अब कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, यानी कि जो अ पर्सन हु हैज बीन ड्यूली नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेटिव, मतलब किसी भी इलेक्शन के लिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो वो सब कोई कवर इसमें होंगे। सर्टिफिकेट हमने देखा है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ग्रांट होगा। कंपनी हमको पता है क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी होती है पहली बात तो एक कंपनी जो ये तो लिखा है इंडिविजुअल्स आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। अब एक फॉरेन कंपनी जो बाहर इस एक्ट में कहीं ना कहीं कवर है, ठीक है, अब तो 2013 हो गया। अ कंपनी विच इज अ सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी, अच्छा हमें पता है बाहर की कंपनी यानी फॉरेन कंपनी, लेकिन उसका कोई प्लेस ऑफ ऑफिस इंडिया में है, उसकी सब्सिडी को इंडिया में, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन कंपनी। तो वो भी अगर आपको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हम उसको कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी में। अ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस प्लेस ऑफ फॉरेन कंपनी रेफर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट में, यहाँ पे अगर उसका कोई ऑफिस है तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। मींस द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। अभी फॉरेन सोर्स भी नीचे डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, क्या लेकिन दे क्या रहे हैं वो, एक आर्टिकल, मतलब क्या ट्रांसफर या क्या डिलीवर कर रहे हैं, of any article not being an article given to a person as gift for his personal use। मेरी कोई फ्रेंड अब्रॉड में रहती है, वो मेरे लिए खूब सारे परफ्यूम्स और गिफ्ट्स लेके आई है, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए, वो पब्लिक के लिए नहीं लेके आई है। यूज, if the market value in India of such article on the date of such good is not more than sum of, जैसा भी लॉ में रूल्स में स्पेसिफाइड है उस अमाउंट का। तो मतलब पहला पॉइंट क्या है, एनी आर्टिकल जो पर्सनल यूज का आर्टिकल नहीं हो, इसको हम क्या बोलते हैं,
फॉरेन कंट्रीब्यूशन। दूसरा, एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन। अब वो इंडियन करेंसी में आपको दे या फिर फॉरेन करेंसी, मतलब किसी भी फॉर्म में बाहर का बंदा आपको पैसा दे रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। या फिर कोई आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी जैसा रूल्स में डिफाइंड है ऐसा लिखा है आगे। तो कोई आर्टिकल मिल रहा है, मतलब आर्टिकल मतलब समझ रहे हो बच्चे, कोई भी चीज, ठीक है, कोई सामान, बस उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी कोई मशीन जो हॉस्पिटल की नीड है पर हमारे पास वो इंडिया में नहीं है, तो बाहर के बंदे ने कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक मशीन दी, तो उसको कहाँ कवर करोगे आप, आर्टिकल में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में तो करोगे पर दैट इज एन आर्टिकल। अगर कोई आपको बाहर के शेयर्स दे रहा है कि इसमें से इंटरेस्ट आएगा, इसमें से डिविडेंड आएगा, तुम कमाओगे, तुम उससे अपने पब्लिक का वेलफेयर कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज। और फिर करेंसी यानी पैसा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी कहाँ कवर हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। लेकिन ये क्या है, बेसिकली एक डोनेशन है, डिलीवरी है और ट्रांसफर है, ठीक है। इसके बदले हम देख रहे हैं क्या वो तुमसे कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा है। देखो, अ डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी रिफर्ड इन दिस क्लॉज बाय अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद इन दिस क्लॉज। मतलब डायरेक्टली आपको मिला हो या इनडायरेक्टली, उसको हम कहाँ कवर करेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे क्या होता है कि एक तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तुम लोग क्या करते हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड बाहर रहती है, उसने मुझे कुछ अमाउंट दिया है, ठीक है, मैंने वो तुम लोगों को दे दिया, तो क्या तुमको वो अमाउंट वहां से मिला था क्या डायरेक्टली, नहीं मिला था, तुम्हें एक इंडियन रेसिडेंट ने दिया था, ठीक है, और तुम्हें मैंने इंडियन रुपी में भी दिया हो, पर अगर वो पैसा मुझे बाहर से मिला है और उसके बाद मैंने तुम्हें दिया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में मैम पता कैसे चलेगा बाहर का पैसा यहाँ से आया है वहां से आया है, इस चीज के लिए ना मैंने तुमको बताया होगा, इस चीज के लिए मैंने तुमको बोला होगा कि यार मैं तुम्हें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड इस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती है कि यार ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जो बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं, तो उसने वहां से पैसा भेजा है, तो ये तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। अब क्या मैं बाहर से बहुत सारा अमाउंट लेने के लिए केपेबल हूँ क्या, नहीं हुई, तो मैंने तुम्हें छोटा सा दिया। अगर मुझे बहुत सारा पैसा बाहर से लेना है तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और फिर मैं उसको बोल सकती हूँ मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती हूँ। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया एक छोटे अमाउंट के लिए, ठीक है, कि एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे बैठता है। बाकी वैसे फॉर्म में अगर आपको लेना है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप जब डोनेट करते हो तो आप ह्यूज अमाउंट का डोनेशन लेते, तो आपको उस चीज का सर्टिफिकेट होल्ड करना पड़ेगा कि आप इस कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए केपेबल हो। अभी द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड इन एनी बैंक। अभी क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक बैंक में रखवा दिया था, उसका इंटरेस्ट भी आया, उस इंटरेस्ट को भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फीस। फीस कैसे, कि बाहर का बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहा है, फीस दे रहा है, तो क्या उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो ये जो फी होती है किसी भी चीज की, बाहर मतलब ऐसा नहीं है ना कि बाहर के लोग हमसे सर्विसेज नहीं लेते या अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजते, तो वो जो फी है, वो जो कॉस्ट है, उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका तुम सर्विस तो उसको दे ही रहे हो ना, तो तुम्हारे स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहा है और उसकी वो फीस दे रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो बाहर का पैसा है इसलिए आप उसको कंट्रीब्यूशन नहीं बोलते। जब वो डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, या फिर कोई आर्टिकल है, करेंसी है या सिक्योरिटी, तब आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलते हो। चल, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, अभी हमने देख लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और फिर अब देख रहे हैं हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन। ये क्या है, एक ऑफर है जो कैजुअल ऑफर नहीं है, मेड इन कैश और काइंड बाय फॉरेन सोर्स प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी विद द फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी क्या बोल रहा है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में, कि बाहर का पर्सन आपको कुछ ऑफर दे रहा है, लेकिन ये कैजुअल ऑफर नहीं है। कैजुअल ऑफर क्या होता है, कैजुअल ऑफर बच्चे जो रैंडमली, जैसे हम कोई शॉप्स में जाते हैं तो डिस्काउंट्स हैं अवेलेबल, ये पब्लिक के लिए है, सबके लिए,
तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कैजुअल ऑफर है। जब बाहर से कोई ऑफर आ रहा है किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, जैसे आई स्पेशलिस्ट ने अगर कुछ दिया कि जिन जिन के आंखों में प्रॉब्लम है आपके यहाँ अगर इस एरिया में, तो हम उनको एक ऑफर देना चाहते हैं कि वो आए हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट करें, हम उनको फ्री सर्विस देंगे, हम उनको फ्री रहने का देंगे, हम उनके ट्रैवल चार्जेस की कॉस्टेस भी हम उठाएंगे। या हमारे कोई कोई पीएम वगैरह है, उनको हम बोल रहे हैं कि यार आप आओ, अभी तो ये इलेक्टेड पर्सन को अलाउ हम नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी वगैरह, पर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई गया, हॉस्पिटैलिटी का मतलब समझा रही हूँ। जैसे मोदी ने कोई अग्रीमेंट करना है, एमओयू साइन करना है, वो यहाँ से जा रहा है फॉरेन, तो फॉरेनर ने उनको सब कुछ फ्री दिया, उनका आना जाना रहना खाना पीना एवरीथिंग, वहां की सिक्योरिटी दी, सब कुछ दिया। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी होती है, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। तो अगर आप डोनेशन फॉर्म में, ठीक है, एक काइंड फॉर्म में आप लोगों को इस चीज का या तो पैसा दे रहे हो या ये पूरी सर्विस करवा के दे रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। जब भी किसी भी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रैवल, रहना, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिल रहा है, तो उसको हम कहाँ कवर कर रहे हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में। देखो, मीन्स एन ऑफर, सबसे पहले क्या, एक ऑफर है। फिर नॉट बीइंग प्योरली अ कैजुअल वन, ये कैजुअल ऑफर नहीं है, मतलब स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहा है। मेड इन कैश और काइंड बाय फॉरेन सोर्स, तो या तो वो इस ऑफर के लिए आपको पूरा कैश दे रहे हैं, ये कैश लो आके ये काम करवा लो, या फिर काइंड, काइंड यानी इम्प्लाइड कि आप आओ हम सब उसका खर्चा उठाएंगे, ठीक है। फॉरेन सोर्स से आ रहा है, फॉरेन सोर्स अभी जस्ट नीचे है, तो हम देखेंगे फॉरेन सोर्स क्या होता है। प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री, तो आप कॉस्ट आपकी हम भरेंगे, आप ट्रैवल कर सकते हो कोई भी फॉरेन कंट्री में, और टेरिटरी विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। चलो, हमने दोनों जगह देखा कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी में कि कोई फॉरेन सोर्स से आ रहा है ये सब। अच्छा, फॉरेन सोर्स क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, टेरिटरी और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, यानी वहां की गवर्नमेंट सोच रही है हम इंडिया का कुछ वेलफेयर करने की बात करते हैं, हमें इंडिया में आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्स, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, ठीक है, नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशंस और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सच अदर एजेंसी एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अब जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना, तो बाहर की कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, मॉनेटरी फंड, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो उसको उन लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज। अभी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इधर उधर, तो बाहर के कोई लोग, मॉनेटरी फंड यानी पैसे के लिए, बाहर के लोग इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उनकी एक एजेंसी है कि हम इंटरनेशनली बैठ के एक एजेंसी बनाते हैं कि हम लोगों के यहाँ फंडिंग देंगे। तो अगर वो हमारी कंट्री में फंड देने बैठे हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लेकिन दे कौन रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी, तो वो क्या है, फॉरेन सोर्स, ठीक है। अब आ जाओ फॉरेन कंपनी, यानी बाहर की कोई कंपनी तुम्हें कुछ भी आर्टिकल, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी या करेंसी देना चाहती है, तो इसको हम कहाँ कवर कर, फॉरेन सोर्स बोलते हैं उस फॉरेन कंपनी को। एक कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। बच्चे, कंपनी और कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कंपनी छोटा फॉर्म है, कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा फॉर्म है। कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में, तो वहां का भी कोई एक्ट होगा, और कॉर्पोरेशन सिर्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ही होता है जो मिलके प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट से ज्यादा वो ओनरशिप शेयर करते हैं। हमारे कंपनीज के केस में क्या होता है, डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। अब जो शेयर होल्डर्स है उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं, प्रमोटर्स को हम ओनर बोलते हैं, डायरेक्टर्स को हम सिर्फ मैनेजमेंट के लिए रखते हैं। कॉर्पोरेशन में जो ओनर्स होते हैं वही मैनेज करते हैं और वही लोग ओनरशिप भी शेयर करके रखते हैं। बस इतना बहुत माइन्यूट डिफरेंस है कॉर्पोरेशन और कंपनी में, ठीक है, इसलिए उन लोग अलग अलग भी डिफाइन करके देते हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल पता है आप लोगों को कि एक दो कंट्रीज की इकट्ठी एमएनसीज, ठीक है। उसके बाद अ कंपनी विदिन अ मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 98, तो हमारा इंडियन एक्ट है। And more than one half of the nominal value of his share capital is held either singly or in aggregate by one or more following, मतलब इंडिया की कंपनी है लेकिन उसका हाफ 50% तो बाहर वाले लोग होल्ड कर रहे हैं, तो अगर वहां से भी आपको पैसा आ रहा है तो वो फॉरेन सोर्स है।
द गवर्नमेंट, अब 50% किसने होल्ड किया? बाहर की कोई गवर्नमेंट ने, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट ने, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। तो बाहर का कोई इंडिविजुअल इसमें पैसे डाल चुका है इस कंपनी में, 50% सिंगली या एग्रीगेटली होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग एग्रीगेटरी, ठीक है, सिंगली एक एक या इन लोग मिल के 50% होल्ड कर रहे हैं, तो इसको भी हम फॉरेन सोर्स में ही कवर करेंगे। सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, फिर कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट, सोसाइटीज और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री। देखो बच्चे, हमने पहले क्या पढ़ा, एफसीआरए क्यों आया? ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी का रिसीट और यूटिलाइजेशन हो सके, और हम इस चीज को प्रोहिबिट करें जो डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। अब जो हम देख रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी, वो किसी फॉरेन सोर्स से आ रहा है। तो फॉरेन सोर्स क्या है? फॉरेन सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एजेंसी, फॉरेन कंपनी, कॉरपोरेशन बाहर का, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और कंपनीज जो इंडियन एक्ट में, कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, लेकिन 50%, वन हाफ, 50% मत लिखना, वन हाफ ऑफ इट्स नॉमिनल वैल्यू, यानी उसकी पेड अप वैल्यू का 50% कौन होल्ड कर रहा है? फॉरेन गवर्नमेंट, सिटीजन का फॉरेन सिटीजन, कॉर्पोरेशन जो फॉरेन कंट्री का है, और ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री। बहुत सारा फॉरेन फॉरेन हो गया। अगर हम दिमाग लगाएं तो सिंपल है, फॉरेन सोर्स मतलब क्या भाई? फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एसोसिएशन, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन सिटीजन, तो वो ये सब हम कहाँ कवर कर रहे हैं? फॉरेन सोर्स में। फिर एक और अलग से दे दिया है फॉरेन कंपनी, जो ऊपर नहीं दिया था। फिर अ ट्रेड यूनियन इन फॉरेन कंट्री और नॉट रजिस्टर्ड इन सच फॉरेन कंट्री, और वेदर मतलब रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। फिर आ गया फॉरेन ट्रस्ट और फॉरेन फाउंडेशन बाय व्हाट एवर नेम called a society, club or other association of individual formed or registered outside India, a citizen of foreign country। जो हमने 4 पॉइंट्स इसके अंदर देखे थे 50% के, वो फिर वापस से अलग अलग करके दिया। ठीक है, लॉ में ना हर चीज डिटेल में ही होती है, क्योंकि वो कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहते कोई भी पॉइंट की लूप होल कोई निकाल ले, इसलिए वो अलग से भी वो बोलेंगे इसका 50% तो होल्ड है ही नहीं, तो हम इसको फॉरेन सोर्स में नहीं कवर करेंगे, तो इंडियन का सोर्स है। वो बोलेंगे हमने अलग से भी लिख दिया फॉरेन सिटीजन, अलग से भी तुमको पैसा देना, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन सोर्स। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले वो एग्जांपल दे रही थी सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। अब वो पर्सन मेरी फ्रेंड थी, क्या चाहिए बेटे? ऑफ करना है, कर दे। वो सिटीजन जो बाहर की थी वो मेरी फ्रेंड थी। अब वो भी मुझे अगर कंट्रीब्यूशन दे रही है और मैं यहाँ उस पे तुम लोगों को बता के दे रही हूँ कि उसको कंट्रीब्यूट करना तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी क्या हो गया? फॉरेन सोर्स। अब एक बार सब रीड करो, फॉरेन सोर्स में क्या आता है? 2 बार लिख दिया उनने, बंद कर दूं फैन? ये फैन चला दो, ये वाला तो एसी तो चला रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, बस एसी की आएगी अब। चलो, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए फॉरेन सोर्स में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन सबको समझा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी समझा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, और फॉरेन सोर्स तो गवर्नमेंट, सिटीजन, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, ट्रस्ट, क्लब्स, सोसाइटीज, और गवर्नमेंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, सब कुछ कहाँ कवर हो गए? कहाँ कवर हो गए? ट्रेड यूनियंस, फॉरेन सोर्स में। कितने पॉइंट है? अगर 10 वो वाला हटा दे तो 10 पॉइंट्स है, ठीक है। चलो, लेजिस्लेचर हम सबको पता है, पार्लियामेंट वगैरह, लीगल कैंडिडेट जो होते हैं लॉ के, ठीक है। असेंबली, पर्सन देखो इसमें पर्सन 4 ही लोग हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 आई गेस सेक्शन 8 था। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं हम क्या होता है। एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी,
तो हम इनको बोलते हैं, ये लोग कौन है, पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। which has set up candidates for election to any legislature but is not registered or deemed to be registered under election symbol। अभी क्या हुआ है, इसने एक सेटअप बनाया है, ठीक है, अपने कास्टिंग क्रू जैसे होते हैं, ठीक है, तो इसने एक सेटअप बनाया है कि इलेक्शंस के कैंडिडेट्स कहाँ कौन कौन से होंगे, तो ये इसका खुद का सेटअप है कि यहाँ पे मेरे पास सारे इलेक्शंस के कैंडिडेट्स बैठे हैं। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को बिठा के बैठा है जो इलेक्शन में जाके रजिस्टर कराएंगे खुद को और कैंडिडेट बनेंगे। तो इन लोगों को भी हम पॉलिटिकल पार्टी में कवर कर रहे हैं। देखो क्या है, विच हैज सेटअप ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। तो कहीं के भी इलेक्शन के कैंडिडेट्स का एक सेटअप बना हुआ है कि हमारा ये एसोसिएशन है, हम सब कैंडिडेट्स हैं, हम कहीं एमपी की बहुत सारी सिटीज में कहीं ना कहीं सांसद में, महापौर में कहीं ना कहीं अपीयर होने वाले हैं एज कैंडिडेट। तो उन सबको भी हम कहाँ कवर कर रहे हैं कि ये लोग भी कौन है, पॉलिटिकल पार्टी। अभी पॉलिटिशियन बने नहीं है, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, पर कैंडिडेट्स हैं और इनका जो सेटअप है इनको भी हम क्या कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब हमें पता है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, है ना। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मींस अ न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स, हम आगे देखेंगे। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में रिलेटिव की डेफिनेशन है वही है। शेड्यूल बैंक हमें पता है, सब्सिडरी एंड एसोसिएट हमें पता है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन मींस जो ट्रेड यूनियन एक यूनियन होती है, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। चलो अब हमारे लिए आता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब हमारा रेगुलेशन स्टार्ट होता है। पहला ही देखो क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। हमें यही था कि बताओ कौन से एक्टिविटीज है या कौन से लोग हैं जो प्रोहिबिटेड हैं टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यहां लिख दो नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट। सबसे पहले सेक्शन 3(1) प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग पर्सन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कौन कौन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, भाई तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। करस्पॉन्डेंट, कॉलमिनिस्टिक, कार्टूनिस्टिक, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अभी क्या होता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें कॉलम्स होते हैं, छोटे छोटे लोगों के आर्टिकल्स होते हैं, प्रॉपर न्यूज होती है, कार्टूनिस्ट होते हैं, एडिटर्स होते हैं, मैगजीन्स बनाने वाले लोग होते हैं। तो ये लोगों को हम बोल रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन मत लो, आप दुनिया में जो लिखते हो उसकी सच्चाई हमेशा सच होती है या नहीं होती। तो हम इन लोगों को लॉ मना कर देता है कि आप लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, ठीक है। तो क्या कौन कौन, अब पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लोगों को यहीं से इतना फायदा है, अब फॉरेन से भी फायदा दें क्या, नहीं। तो हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को, यानी पुलिस ऑफिसर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे लोगों को, जज लोगों को हम कंट्रीब्यूशन लेने के लिए प्रोहिबिट करते हैं। आप लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा ब्लैक मनी है, हम आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं लाके देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना उन्होंने अच्छा कर लिया, ठीक है। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के लोगों को भी हम पैसा लेने के लिए अलाउ नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ, इन लोगों को भी हम अलाउ नहीं करते। ऑफिस बेरर कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको भी हम मना कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेटअप पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका नेचर पॉलिटिकल है, उन लोग ने वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाया हुआ है कि हमारी मीटिंग्स होंगी, यहाँ हम मिलेंगे, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमें वेलफेयर के लिए और क्या करना है। ऐसे लोगों को हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। आपके पास बहुत पैसा है गवर्नमेंट का, आप उसको यूटिलाइज करो। एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल, मतलब जब न्यूज़पेपर को अलाउ नहीं कर रहा है तो हम टीवी वालों को भी अलाउ, न्यूज चैनल्स वालों को भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे एसोसिएशंस और कंपनीज जो एंगेज किसमें, ब्रॉडकास्ट करने में ऑफ ऑडियो न्यूज या ऑडियो विजुअल न्यूज, और करंट अफेयर्स बताते हो प्रोग्राम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और मतलब जैसे अब एप्स आ गई हैं जो आपको करंट अफेयर्स बताने लग गए हैं, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड अंडर इन आईटी एक्ट, और एनी अदर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हम न्यूज़पेपर वालों को और जो टीवी न्यूज है और ऑडियो न्यूज है, इन लोगों को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करते। लास्ट है करस्पॉन्डेंस और कॉलमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, एसोसिएशन, कंपनी रेफर्ड इन द क्लॉज जी। हाँ, दोनों ने कुछ एक साथ बोला।
अपने बिजनेस के लिए आप पैसा थोड़ी ले रहे हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो इज डोनेशन, इट्स फॉर अ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आप बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, आप बोलो फंड डालो, हम उसका आपको देंगे इन रिटर्न जो भी इन्वेस्टर को मिलता है। बिजनेस के लिए तो अलग बैठे हैं लोग। ये आपको देखो सोर्स में कौन कौन देखे, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट के लोग, भाई वहां के लोग आप आपका वेलफेयर करने के लिए और अपना नाम करने के लिए यहाँ पे डोनेशन देना चाहते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, कि कोई बिजनेस में नहीं डाले ना, नहीं, बिजनेस के लिए नहीं है ये। तुम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं मंगा सकते अपने धंधे के लिए, तुम वेलफेयर पर्सनल यूज के लिए नहीं है ये। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था फॉरेन कंट्री, एनी आर्टिकल विच इज नॉट फॉर समवन्स पर्सनल यूज। आप वेलफेयर के लिए मंगा रहे हो। जब अपन ने ऊपर पढ़ा, जब अपन ने ऑब्जेक्ट पढ़ा कि हम ये यूटिलाइजेशन का ठीक है ये रेगुलेशन ला रहे हैं, उसके बाद हमने 2020 में यही पढ़ा ना कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इस लॉ को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो ढंग से कर सके। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो हमारे वेलफेयर के लिए आ रहा है, हमारे बिजनेस के लिए, हम प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम फिर से देख रहे हैं। अभी देखो प्रोहिबिशन में हमने देखा 3(1) कि प्रोहिबिट्स फॉलोइंग पर्सन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कौन कौन? कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, ये तुमको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए बच्चे। जब पता है 5 मार्क का 4 नाम का यही क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्यों नहीं याद करें हम ये। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर। और इतने सारे लोगों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम अगर बोल दे न्यूज़पेपर वाले नहीं ले सकते, ठीक है, हमने हमारा एडिटर ले लेगा, हमारा कार्टूनिस्ट ले लेगा, इसलिए उन्होंने सबके नाम डाल दिए। ठीक है, कि प्रिंटर वाले को भी हम नहीं देंगे आपके। ठीक है, न्यूज़पेपर वालों को, न्यूज़पेपर वालों जो छापते हैं उनका बिजनेस क्या है? न्यूज छापना। उससे तुम्हारा कुछ वेलफेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो न्यूज देने के लिए ही है उसको हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इससे हमारा कोई वेलफेयर नहीं हो रहा। चाहे गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक सर्वेंट्स है, भाई उसको तुम गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसा दे रही है, तुम्हारी ड्यूटी यही है कि तुम लोगों के वेलफेयर के लिए हो, तुम्हारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की सेवा, देश इतना हमसे ज्यादा वो ये सब वर्ड यूज करते हैं। तो तुम्हारा तो ड्यूटी है, इसी की तुम्हें सैलरी मिल रही है कि तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तुम्हें हम और कंट्रीब्यूशन क्यों दे। तो हम ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं जो हमारे लिए वेलफेयर करें। उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो पहले हो गया इलेक्शन, फिर न्यूज़पेपर वाले। न्यूज़पेपर में वर्ड याद रखो, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर यानी प्रेस, और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो एक्ट में रजिस्टर्ड। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिसर, ऑफिस बेरर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, और फिर एसोसिएशन और कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज या फिर ऑडियो विजुअल, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आपको करंट अफेयर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने दोबारा लिख दिया है जी पॉइंट में जो ये है ना, इनके भी कम्युनलिस्ट, मतलब अभी तक हम देख रहे थे ये लोग जो न्यूज़पेपर वाले हैं, अब यही लोग जो ऑडियो विजुअल न्यूज दे रहे हैं उनके भी कॉलमनिस्ट, करस्पॉन्डेंट, एडिटर्स। उसमें प्रिंटर नहीं लिखा है क्योंकि वो प्रिंट नहीं करते, वो वीडियो, इनके लोगों को भी हम कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। ये सबको समझ आया? चलो 3(2) क्या बोलता है? No person resident in India and no citizen of India resident outside India shall accept any foreign contribution or agree to acquire any currency from foreign source on behalf of any political party। मैंने तुम लोगों को बताया था किसी के बिहाफ में भी, भाई मैं नहीं ले सकता ना, हमारा बच्चा ले लेगा, अरे हमारा पड़ोसी ले लेगा, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। जब हमने ऊपर प्रोहिबिट कर दिया तो घुमा के पैसे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल, कॉमा कॉमा है मतलब बच्चे अलग बात बोल रहे हैं। ठीक है, नो पर्सन हु इज रेसिडेंट इंडिया ऐसा सेंटेंस, तो कॉमा के बाद वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शैल डिलीवर एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन हु हैज एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडिया के पर्सन ने
क्या किया, फॉरेन से पैसा लिया है। टू एनी पर्सन इफ ही नोज और रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट सच अदर पर्सन इंटेंड्स और लाइकली टू डिलीवर सच करेंसी टू पॉलिटिकल पार्टी। अभी थर्ड पर्सन, ठीक है, हम पैसा नहीं ले रहे, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमें मना कर दिया, ठीक है, हमारा पड़ोसी मंगा रहा, उससे मंगा रहा, हमारा पड़ोसी उसके फ्रेंड को दे रहा, उसका फ्रेंड उसके फ्रेंड को दे रहा है, उसके फ्रेंड को पता है कि अल्टीमेटली पैसा मेरे पास आने वाला है, तो हम ये चीज अलाउ नहीं करेंगे। यही तो लॉ बनाया है ना, जब हम आगे अपील्स और एजुकेशन, जैसे ही पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टी के पैसे के रिकॉर्ड नहीं होते हमारे पास, अगर सडनली किसी ने वेलफेयर किया, पैसा कहां से आया तुम्हारे पास, तो दिखाओ सेविंग्स, आईटीआर भरते हो, दिखाओ सेविंग्स, कहाँ है बैंक अकाउंट्स, कहाँ से आया पैसा। ये देखो छोटे छोटे अमाउंट्स हमने पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शंस में सब हेरा फेरी हो जाती है। बड़ा अमाउंट कोई फॉरेनर आपको पैसा दे रहा है तो कुछ सोच के ही दे रहा होगा, अगर आप उसको घुमा घुमा के ले रहे हो, जिसने दिया है उसको नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम नहीं पकड़ेंगे। जिसके थ्रू आया है हम उन सबको पकड़ेंगे, प्लस जिस पर्सन ने लिया है कंट्रीब्यूशन उसको प्रूफ तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का बंदा है, पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कुछ करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होगा। आज तुम्हारे यहाँ रोड बन जाती है, ऑटोमेटिक हाईलाइट होता है कि रोड बन गई, और उस बंदे का नाम आ जाता है कि उस बंदे ने रोड बनाई है। ये बात फैक्ट है। आज आपके एरिया के कहीं के भी रोड बने, आपको भले नहीं पता होगा, आपके फादर को जरूर पता होगा कौन सी कांग्रेस ने बनवाई है, बीजेपी ने बनवाई है, उसका भी कौन से बंदे ने बनवाई है, क्योंकि वो अपने नाम करने के लिए ही रोड बनवा रहे। तो अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, सडनली उसने एक रोड बनवा ली, भाई पैसा कहां से आया आपके पास, आपका तो आईटीआर ही नहीं है, आपकी इतनी इनकम नहीं है, आपकी इतनी सेविंग्स नहीं है। वो बोलेगा फ्रेंड से लिया, फ्रेंड की रिपोर्ट पकड़ो, कहां से पैसा आया, तो घूम फिर के पता चल जाएगा बहुत इजीली कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। और अभी अपन ने फेमा पढ़ा, भैया फेमा जब तुमने पढ़ा, तुम्हारे पास फॉरेन का पैसा रहा, तुम प्राइमरी डीलर, ऑथराइज डीलर के पास जाओगे, एक्सचेंज करो, तब तुम्हें अपने सारे सबमिशंस करने हैं, क्यों आया है पैसा, कहाँ करेंगे हम इतना पैसा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रोड बनाने के लिए पैसा तो लग रहा है आपको, इतने लाखों का आपने, हमने सबसे बड़ा 1000 करोड़ एवरी ईयर इतनी वर्थ आती है अगर फॉरेन से, तो कहाँ से आ रही है, बहुत इजी है ये पता करना कि सोर्स कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप लेबर को डॉलर नहीं पकड़ाओगे, आप रुपये पकड़ाओगे, तो आप अपनी सेविंग्स नहीं बोल सकते, आपको वहां जाके एक्सचेंज कराना पड़ेगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए 3 बार बोल रहे हैं कि घुमा घुमा के भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आया तो हम उसे प्रोहिबिट करते हैं। इसके क्वेश्चन से ये पता कैसे चला, भाई पता नहीं चला अगर, तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, पता चला तो प्रोहिबिटेड है, आपके अगेंस्ट पेनाल्टीज होगी, आपने कॉन्ट्रवेंशन किया है कि ऐसे अमाउंट को आपने यूज किया है जो आपके अगेंस्ट प्रोहिबिटेड है, ठीक है। चलो इसके बाद सी, बी तक हो गया कि थर्ड पर्सन भी आपको नहीं दे सकता। नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल डिलीवर एनी करेंसी वेदर इन इंडिया और फॉरेन विच हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन ही हैज रीजन टू बिलीव, जिसका लिंक्ड किससे है, पॉलिटिकल पार्टी से। तो खुद भी उनके लिए भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ की नहीं हो ना भैया, आप बाहर के हो, प्लीज हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन आप मत दो। जैसे ही कोई पर्सन पैसा भिजवाने की कोशिश कर रहा है, उसको पूछा जाएगा काहे के लिए भिजवा रहा है, बोला ये पॉलिटिकल बंदा है इसके लिए, तो हम उसको लॉ दिखा देंगे, देखो सी पॉइंट में लिखा है कि अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ के सिटीजन भी नहीं हो, आप बाहर से पैसा दे रहे हो, तो हमें ये चीज पैसा पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं चाहिए। तो ये हो गए हमारे सब सेक्शन 3(2) के, मतलब 3 का सब सेक्शन 2 के A, B, C क्लॉज। According to section 3(3), no person receiving any currency whether Indian or foreign from foreign source on behalf of any person or class of persons referred in 9 shall deliver such currency to a person other than person who for which it was रिसीव्ड। मतलब जब फॉरेन करेंसी आपको मिला था कि ये वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बच्चों की एजुकेशन के लिए हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो उसके अलावा उस चीज को और यूटिलाइज मत करो, तो ऐसे किसी और पर्सन को या उस पर्पस के लिए यूज मत करो जिसके लिए वो मिला नहीं था। वो एजुकेशनल के लिए मिला था बच्चों के लिए, तो उसी के लिए रखो, किसी मेडिकल के लिए दिया था तो उसी के लिए रखो, जो कॉन्ट्रीब्यूशन जिस चीज के लिए मिलता है उस चीज के लिए आपको उसे रखना है। टू एनी अदर पर्सन इफ ही नोज और रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन इंटेंड्स और इज लाइकली टू डिलीवर सच करेंसी टू अ पर्सन अदर देन दैट द पर्सन करेंसी वाज रिसीव्ड, जिस पर्सन के लिए आया था उस पर्सन को दो, ऐसे पर्सन के पास मत पहुंचाओ जो उस पर्सन के पास नहीं पहुंचाएगा, ठीक है।
अगर जैज जो अब्रॉड में रहती है उसने अगर जस्सी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया है तो उसी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही पैसा होना चाहिए, किसी और पर्सन के पास वो पैसा नहीं जाना चाहिए। ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन फॉर प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसमें सब थ्री, मेन सेक्शन कौन सा है? 3। तो 3 का 1 है जिसमें 4 5 6 पॉइंट्स है डायरेक्टली कि ये लोग प्रोहिबिटेड है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर 2 में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि भैया कोई भी पर्सन इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैसा नहीं दे। और सबसेक्शन 3 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप ले रहे हो तो जिस पर्पस के ले रहे हो, जिस पर्सन के ले रहे हो, उसी पर्सन को और उसी पर्पस के लिए आप यूज करो। तो बार बार इन्होंने वर्ड लिखा है अदर देन, अदर देन, तो कंफ्यूज मत होना। देखो कैसे लिखा है, टू एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन फॉर विच इट वाज रिसीव, मतलब आप उसको दो, उसको मत दो जिसके लिए ये मिला नहीं है, ऐसे घुमा के लिखते हैं। ठीक है, इसमें टू एनी पर्सन, इसमें बोल रहे हैं पर्सन की बात, ठीक है। और इसमें ऐसा बोल रहा है जैसे अभी अपन ने ऊपर वाला थर्ड पार्टी वाला पढ़ा कि ही हैज रीजन टू बिलीव, जैसे पैसा आना था जस्सी को, पहले मुझे आया, अब मेरे को किसी और को देना और मुझे लग रहा है कि ये जस्सी को नहीं देगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास आया तो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसा मेरे पास ना आके जस्सी के पास ना जाके किसी और के पास पहले मुझे देना पड़ेगा और फिर जस्सी के पास जाएगा, मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसफर नहीं, पर मुझे लग रहा है कि वो पर्सन उसको नहीं देगा, वो कहीं और पहुंचा देगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो मैं भी प्रोहिबिटेड हूं टू डू ऑल दिस, ठीक है। तो नो पर्सन शुड डू ऐसे। ए से जी तक, ये एच तक, सॉरी एच है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, ये सब सेक्शंस है, लॉ में लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कौन लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो बच्चे ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते एच तक, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने एक्सेप्ट किया है, अगर आपने एक्सेप्ट किया, यहाँ प्रोहिबिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अगर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो पॉलिटिकल, तुम लोग ने 24 भी तो चलाया है, फैन स्लो करो उसका, तुम लोगों को रिमोट देने, ये देखो 24, टेम्परेचर 26 करो, हाँ अभी फैन, उसमें फैन लिखा होगा एक, रिमोट में दिखता है बच्चे, ऑटो पे मत करना। बाकी पॉइंट्स में बस ये बताया है कि आप घुमा के पॉलिटिकल पार्टी को मत दो और एक ऐसे पर्सन को मत दो जिसको ये रिसीव नहीं होना था। अब जब आपको करोड़ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो जिसको जिस पर्पस के लिए मिल रहा है उसको दो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को दे दो कि जिसको ये चीज नहीं मिल रही तो वो गलत है ना, वो तो उसको कैसे भी यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम कंट्रीब्यूशन नहीं पहुंचाना चाहते। इनको प्रो, यहाँ पे ये जो 2 है और 3 है ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये बस बता रहा है कि अगर कंट्रीब्यूशन मिलता है तो पॉलिटिकल पार्टी को घुमा के मत पहुंचाओ और दूसरा जिसको नहीं मिलना था उस तक नहीं पहुंचाओ। चल पर नहीं नहीं एच तक, फिर भी मैं एक बार सजेस्टेड आंसर तुम लोगों को दिखा दूंगी, एच तक ही लिखते हैं, ठीक है। चलो पर्सन टू होम, ऐसा नहीं है कि फिर तुम आगे का पढ़ो नहीं, और इजी है समझने के, क्वेश्चन सीधा सीधा है बच्चे की कौन से लोग प्रोहिबिटेड है, अभी हमने देखा तो सेक्शन 3(1) में लिखा है ये लोग प्रोहिबिटेड है, 3(2) और 3(3) में ये कहाँ लिखा है कि प्रोहिबिशन है, वो वो भी नहीं, एक्सेप्शनल भी नहीं है, वो लॉ बता रहा है कि अगर आपको मिल रहा है तो इनको मत दो। चल पर्सन टू हुम सेक्शन 3 नॉट अप्लाई, अब उसके एक्सेप्शन है कि अब हम क्या बोल रहे हैं, इन लोग तो ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग, अब ये कौन सा है, सेक्शन 4 है, ठीक है। सेक्शन 4 बोलता है कि नथिंग कंटेन इन सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू एक्सेप्टेंस बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन टू एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वेयर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड बाय हिम सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। मतलब सेक्शन 4 बोलता है सेक्शन 3 में जो एक्सेप्शन थे ना, सेक्शन 3 में जो पॉइंट्स है ना जिनको प्रोहिबिट कर रहा है वो यहाँ पे अप्लाई
नहीं होता, मतलब ये लोग पैसा कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे बताया है कि किस फॉर्म में आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, ठीक है। by way of salary, wages, or other remuneration due to him or any group of person working under him from any foreign source by way of payment in ordinary course of business transacted in India and such foreign source। अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते, आप सैलरी फॉर्म में बाहर से पैसा ले सकते हो। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा वो पर्सनल यूज के लिए सैलरी, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फॉर्म को हम अलाउ करते हैं। डोनेशन वगैरह तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सोर्स जो कोई ऐसा पैसा जो फॉरेन से आपको मिल रहा है वो क्या बिल्कुल ही हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला मेरी फ्रेंड मुझे दे रही है एज अ गिफ्ट, तो क्या मैं उसको ले सकती हूँ? ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेक्शन 3 shall apply to the acceptance by any person specified in this section nothing sorry सेक्शन 4 से अगर पढ़ो यहां से ये लाइन, सेक्शन 4 बोल रहा है कि फॉलोइंग पैसा आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सेक्शन 3 बोल रहा है फॉलोइंग लोग पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहली चीज, अगर आपके पास सैलरी है, ठीक है, वहां मैंने लिखा है जॉब, अगर आप जॉब करते हो आपको फॉरेन से पैसा मिल रहा है तो आप उसको ले लो एज की फॉरेन सोर्स से आपको वो पैसा मिल रहा है बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ये आपकी सैलरी, आपकी रेम्युनरेशन है, ये आपको बाहर की कंपनी पैसा दे रही है, तो आप इसे रख लो, इसके बदले आपने उसको सर्विस दी है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आए बाय वे ऑफ पेमेंट और कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय आउटसाइड, यानी एक्सपोर्ट किया है आपने तो उसका पैसा आपको मिल रहा है। तो इन लोगों को हम यूजुअली अलाउ करते हैं ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें फॉरेन पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है, हम बाहर से जॉब करके हमें पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट हमारे उस पैसे को एक्सेप्ट करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसा लेगी तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, न्यूज़पेपर वाले बाहर से पैसा लेंगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाय पेमेंट हो गया बाय एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, अब नॉर्मल एजेंट आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल एजेंट आपको फॉरेन सोर्स दे रहा है किसी भी वेलफेयर के लिए, ठीक है, वहां का ये एजेंट कहाँ का है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, बाहर के, ठीक है। एन एजेंट ऑफ फॉरेन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? बाहर का कोई एजेंट है, बाहर की गवर्नमेंट का, वो यहाँ की गवर्नमेंट को किसी ट्रांजेक्शन के लिए पैसा दे रहा है, ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं है। बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड प्रेजेंटेशन मेड टू हिम, ये हमने देखा था, मेरी फ्रेंड अगर मुझे कोई गिफ्ट दे रही है तो उसे एक्सेप्ट करना चलता है। As a member of Indian delegation, provided that such gift of person was accepted in accordance with the rules made by central government with regard to acceptance or retention of gifts or presentation। मतलब अगर लॉ में लिखा है कि अगर इंडियन डेलीगेशन यानी इंडियन का पर्सन, ठीक है, अगर मैं इंडियन पर्सन हूं और मुझे अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो मैं ले सकती हूँ फॉरेन से। अब गिफ्ट तुम लोग सोचोगे यार नॉर्मली परफ्यूम वगैरह ही, तो क्या आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है? क्या वो प्रोविजंस फॉलो करने हैं? यार बहुत बड़े अमाउंट का अगर कोई गिफ्ट लेना है तो गवर्नमेंट के जो रूल्स है और प्रोविजंस है उसको मद्देनजर रख के और उनको फॉलो करके मैं वो गिफ्ट और प्रेजेंट भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। फिर फ्रॉम हिज रिलेटिव, किसी के रिलेटिव से पैसा आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। हम देख रहे हैं कि जो सेक्शन 3 में लिखा है उसका ये एक्सेप्शन है कि ये लोग पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब हमने सेक्शन 3 में पढ़ा कि ये लोग पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर हम 4 में देख रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटिव दे रहे हैं तो नहीं, हम बता रहे हैं नॉर्मल लोग जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा फॉरेन से ले रहे हैं, फॉरेन सोर्स से ले रहे हैं, तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं, उनको हम 3 में कवर नहीं कर रहे हैं। बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज। अब ऑर्डिनरी कोर्स में आपको कोई रेमिटेंस रिसीव हो रहा है, आपने बाहर कुछ पेमेंट की होगी तो आपको उसका रेमिटेंस मिल रहा है, जो हमने अभी फेमा में देखा था। बाय वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट लाइक नेचर, यानी बाहर मैंने छोटी मोटी कोई ट्रेनिंग करी होगी तो उसकी मुझे स्टाइपेंड मिल रही है या उसकी कोई स्कॉलरशिप अगर मैंने कोई इंस्टीट्यूट से कमाई, तो लॉ मुझे ये चीज अलाउ करता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो लॉ उनको प्रोहिबिट नहीं कर रहा।
तो बच्चे अगर क्वेश्चन पूछे कि टू whom सेक्शन 3 नॉट अप्लाई, या फिर ऐसे कौन से सेक्शन हैं जहां फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पहला है जॉब, ठीक है, दूसरा है एक्सपोर्ट, फिर है एजेंट, फिर है कि बाय गिफ्ट, फिर है रिलेटिव, और फिर है रेमिटेंस रिसीव्ड, और लास्ट है स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड। एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स लिखा है मैंने, FS, फिर गिफ्ट, रिलेटिव, रेमिटेंस और स्कॉलरशिप। एजेंट वाला देखो कैसे लिखा है, एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, बाहर का फॉरेन सोर्स का एजेंट है, वो यहाँ पे कोई पैसा दे रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो अगर वो पैसा वो दे रहा है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोइंग है इस चीज के लिए, उनको पता है कि भाई हमने ये ट्रांजेक्शन, जैसे कि यार हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स है, ठीक है, हमें बहुत सारे व्हील चेयर्स चाहिए उनके वाले जो ऑटोमेटिक मशीन से चलते हो, हमने ये ट्रांजेक्शन किया, तो हमने गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी लगेगी इस चीज के लिए, हमें बाहर से ना पैसे मंगाने पड़ेंगे या वो मंगानी पड़ेगी, डायरेक्टली बन के आ जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मंगा लो। कैसे कैसे दे रहा है वो, बोले कि अपना हॉस्पिटल जो है अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पर अच्छा थोड़ी पहचान वगैरह है, तो वहां के एजेंट देने रेडी। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है चलो मंगा लो। तो अभी क्या हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में कौन इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किसको आ रहा है ये प्राइवेट हॉस्पिटल को, ठीक है, लेकिन आ किससे रहा है, बाहर के किसी एजेंट से, फॉरेन सोर्स का कोई एजेंट, जैसे हमने इंटरनेशनल एजेंसीज देखी थी, तो कोई एजेंट आपको क्या दे रहा है, वो मशीन, वो व्हील चेयर दे रहा है जो ऑटोमेटिक चल सके। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके बीच, अभी ऐसा नहीं है कि आप इसके बदले उसको कुछ दे नहीं रहे हो, आपने सर्विस दी थी तो आपको जॉब का पैसा मिल रहा है, अब आप उसको कुछ ना कुछ उसका पैसा दे रहे हो और उसके बदले में वो आपको व्हील चेयर वगैरह पहुंचा रहा है, तो हम इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये वाला चीज आप ले सकते हो, इसका आप पे कर रहे हो, ट्रांजेक्शन है प्रॉपर, फ्री में आपको कोई व्हीलचेयर या पैसा नहीं आ रहा है इसमें एजेंट के थ्रू, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा चीज हो रही है। ऐसी गिफ्ट और प्रेजेंटेशन तो आपने उनकी प्रोविजंस फॉलो करके करी। चलो अब आ जाते हैं इधर पे, शॉर्ट में लिखा है देखो क्वेश्चन, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये तुम्हारे पूरे क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने पढ़े, समझ आ गया क्वेश्चन आंसर। प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, इसका मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पॉलिटिकल नेचर है, तो वो देखो सेक्शन 5(1) में बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में हैव, उनकी पहली बात एक्टिविटीज से, having the regard to the activities of the organization or the ideologies, दो वर्ड याद रखो, उनकी आइडियोलॉजी क्या बोलती है, पॉलिटिकली है क्या, या उनकी एक्टिविटीज भी पॉलिटिकल नेचर की हैं, propagated by the organization or the program of the organization or the association of the organization with the activities of political party, or by order published in official gazette specified such organization and organization of political nature not being a political party। अभी क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है उसमें, लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ना ये पॉलिटिकल नेचर का है, फिर उनकी एक्टिविटीज और आइडियोलॉजी से, यार दूर से समझ आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, उनकी बातों से तो हमको समझ आ ही जाता है, प्लस उनकी जो एक्टिविटीज है उनकी आइडियोलॉजीज, देखो पॉलिटिकल पार्टी अगर जेन्युइनली सोचो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए पार्टी नहीं बनता है कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है, ये फैक्ट है। उनके बैक ऑफ द हेड या उनके भाषणों में अगर आप सुनोगे हमेशा ये रहता है हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हमें तो पूरे जबलपुर को बड़ा बनाना है, हमें ये स्मार्ट बनाना है, हमें वो करना है, इस आइडियोलॉजी से वो आते हैं। तो अगर हम जेन्युइनली देखें तो पॉलिटिकल पार्टी का ये आइडियोलॉजी होना चाहिए कि हम फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा करें, हमें उनके लिए ग्रोथ चाहिए, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि यार जो ब्लैक मनी लेता है या अपने दीवालों में पैसा छुपाता है सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी होते हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज एक्चुअल में अच्छी होती है कि वो हमेशा कंट्री के वेलफेयर के लिए, कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए ही सोचते हैं। उनकी एक्टिविटीज भी हमेशा इसीलिए वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं कि पहले वो हमारे लिए कुछ करते हैं और फिर इलेक्शन में फिर हम उनको वोट देते हैं, हाँ यार ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो उनकी आइडियोलॉजीज और एक्टिविटीज अगर हम डायरेक्टली सोचे, नॉट इनडायरेक्टली, अगर हम डायरेक्टली सोचे तो वो यही होती है। ठीक है, मैंने मूवीज में ही देखा है। चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इट फ्रेम द गाइडलाइंस, अभी वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन विच एन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी स्पेसिफाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन दे देगा कि यार ये देख लो, इससे पता चल जाएगा कि सामने वाला पॉलिटिकल नेचर का है कि नहीं है। अब 5.2 बोलता है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट of whom the order is proposed to be made, कौन सा ऑर्डर की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का है, a notice in writing informing it of the grounds on which the proposed to be specified as an organization of political nature under subsection। जैसे डिक्लेयर करेगा, अनाउंस करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का, उससे पहले उसको क्या दे देगा, एक नोटिस दे देगा कि भाई तुम्हें हम ना पॉलिटिकल नेचर का बता रहे हैं क्योंकि मैंने जो गाइडलाइन बताई थी ना उस ग्राउंड में तुम कवर हो रहे हो। तो हमें वर्ड्स क्या ध्यान रखने, टर्मिनोलॉजीज बच्चे, एक्टिविटीज और आइडियोलॉजी से पता चलता है कि वो पॉलिटिकल नेचर का है। वो भले पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, वो रजिस्टर्ड नहीं हो, पर उनके इन एक्टिविटीज से हम जज कर लेते हैं कि वो पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशंस है। दूसरी चीज की गवर्नमेंट कई बार ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देती है, एक ऑर्डर पास कर देती है कि ये पार्टी, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का है। अब उसके लिए उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिए, ग्राउंड्स कहाँ पे वो कवर होते हैं और कहाँ वो कवर नहीं होते हैं। तो डिक्लेयर करने से पहले वो एक नोटिस इन राइटिंग में इन्फॉर्म कर देगा सामने वाले को कि अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके आगे का तुम एक बार देख लेना क्योंकि उसमें लिखा है कि 30 डेज में वो इसको इन्फॉर्म करेगा, फिर वो बताएगा कि नहीं हम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन सबको। ठीक है, फिर वो प्रेजेंटेशन आएगी। वो हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, एनी, इसमें ऐसा लिखा है, अ पर्सन कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, डेफिनाइट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर इट मस्ट ऑब्टेन FCRA रजिस्ट्रेशन। देखो मैं तुम लोगों को बोला था, ये लगता है, देखो कोई कंपनीज भी अगर फंड्स मंगाती ना फॉरेन से तो उसको एक फाइलिंग करनी होती है FCRA की। ठीक है, फॉर्म भरना होता है FCRA का। फिर प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ FCRA 2010, मतलब पॉलिटिकल नेचर ये। अब नॉर्मल कंपनी भी, स्टार्टअप्स हमारे फॉरेन के पैसे मंगा रहे हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, तो वो लोग FCRA का रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म वगैरह पूरे फाइल कर देते हैं कि ये बैंक में इस पर्सन ने डिपॉजिट किया है और ये कहाँ का है, बाहर का है, उसका पैन नंबर ये है, उसकी डिटेल्स ये। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। देखो हम लाइन से पढ़ रहे हैं, 3 में एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं प्रोहिबिट करते हैं, 4 में कौन किस वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं वे बताया, फिर 5 में आ गया पॉलिटिकल नेचर का प्रोसीजर। ठीक है, कैसे आप नोटिफाई करते हो, और फिर 6 में आ गया कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और ऑफिस बेयरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, employee or any corporation or any other body owned or controlled by the government shall by visiting any country or territory outside India except, ठीक है, फिर except दोनों वर्ड है, with the prior permission of central government any foreign hospitality। इसलिए मैंने मोदी का एग्जाम्पल दिया था। तो अभी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जब वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेके या परमिशन लेके जाएंगे तो ही। Provide that it shall not be necessary to obtain any such permission for emergent medical needed on account of sudden illness contracted during the visit outside India। आपको इमरजेंसी तो आप तुरंत परमिशन तो ले नहीं सकते, but where such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall give within 1 month from the date of receipt such hospitality in intimation to central गवर्नमेंट। आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिल गई, आप आ गए इंडिया, अब आपका रेस्ट वेस्ट हो गया, आप 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट को बता दो कि हमने ना ये किया था, ये हमें इमरजेंसी थी तो हम वहाँ इनलेस के लिए गए थे, सडन इनलेस हुई थी और हमें उन्होंने फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दी। जब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी हमने क्या पढ़ा है, फ्री मेडिकल
ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो आप बाद में इंटीमेशन दे दो 1 month of such hospitality या source from which and manner in which such hospitality was received, सब बता दो। ठीक है, किस मैनर में मिला, कहां से मिला, सब कुछ इंटीमेट कर दो। ये इजी है। तो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा नो मेंबर legislature, office bearer of political party, judge, government servant, employee of any corporation or any other body owned or controlled by government, ये सब कौन हो गए, गवर्नमेंट के लोग। shall while visiting any country or territory outside India except, पहले नो लिख दिया फिर एक्सेप्ट, भाई कर सकते हो, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नीचे देखो उसी का आंसर लिखा है अच्छे से सुंदर तरीके से। तो तुमने ये याद कर लिया तो तुम्हें ऊपर का देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा वही लिखा है जो अभी हमने पढ़ा। पहले फॉरेन हॉस्पिटैलिटी डिफाइन कर दिया उन्होंने वहीं पे, तो ऊपर डेफिनेशन देखी थी, यहाँ फिर से देखो कितने। तुम अगर ऐसे आंसर लिख लो तो व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, what categories of person require prior approval of Ministry of Home Affairs, तो member of legislature, office bearer, judges, servant, government servant, public servant या employees of any corporation which is controlled by government, इन लोगों को परमिशन लेने के बाद ही वहां पे हॉस्पिटैलिटी लेनी है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, जब हम देख रहे थे कि अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं करना अगर आपको पता हो कि वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा। तो हम अब बोल रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन 7 में कब नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु इट इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और हैज ऑब्टेन्ड प्रायर permission under the act and receives any foreign contribution shall not transfer such foreign contribution to any other person। आप रजिस्टर्ड हो एक्ट में, आपने FCRA भरा है, तो अब आप ले सकते हो, आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर मत करो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सेक्शन 8 बोलता है एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और गिवन प्रायर permission to receive any foreign contribution shall utilize such contribution for purpose for which it has been received, इसलिए बोला जिसके लिए मिला है उसी पर्पस के लिए यूज करो। फिर प्रोवाइडेड दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक है, काले धंधे के लिए हम ये पैसा आपको नहीं देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय रूल स्पेसिफाई द एक्टिविटीज और बिजनेस व्हिच शैल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज स्पेक्यूलेटिव। अच्छा, स्पेक्यूलेटिव मतलब काला धंधा, जुआ, सट्टेबाजी, एकदम सब गुंडे बन गए। तो ये सब के लिए आप ये पैसा यूज नहीं कर सकते, बढ़िया लेके गोवा में कसिनो में डालना नहीं। shall not defray as far as possible such sum not exceeding 20% of such contribution receiving in a financial year to meet the administrative expenses, यानी खुद के पास इसको पैसा मत रखो, आप ऐसे छुपाने का काम मत करो। चलो 10-20% तक हम मान लेते हैं कि इधर उधर गए होंगे, आपके खर्चे पानी में गए होंगे कि यार हमने ना पैसा मंगाया, अब 10% थोड़ा बहुत ऑथराइज डीलर को दिया कि जल्दी जल्दी निकाल के दो, फिर किसी और को दिया, तो हम 10-20% समझ सकते हैं कि आपके वहां से लाने में, कस्टम में, हर जगह आपके खर्चे हुए, उससे ज्यादा इसको वेस्ट मत करो। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लगा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे पैसा आया, अब आपने यूज करना है यहाँ के सोशल वेलफेयर के लिए, अब जब आपने यूज करना है तो आपको टीम लगेगी, आपने ऑफिस खोलना है एक जगह, आपको वहां पे भी एक बंदा बिठाना है, तो इन सबको आपको पे करना है, सैलरी आपके पास खुद के पास नहीं है, ठीक है, 20% तक का यूज करो, बाकी सब जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी पर्पस के लिए करो। तो यहाँ पे आपको क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। Provided that administrative expenses exceeding 20% of such may be defrayed with prior approval of central government। फिर भी लग रहा है कि नहीं सर थोड़े और लग जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लो कि इसमें से इतना पैसा यहाँ यूज कर सकता हूँ क्या। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस। अच्छा बच्चे, अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कभी भी प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है, सर्टेन केसेस में बोल देगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। इसमें देखो कैसे एक्सप्लेन किया, प्रोहिबिट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। बच्चे सेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड हैं, अभी हमने पढ़े सेक्शन 3, उसके अलावा अगर कोई लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं मुझे इसे नहीं दिलाना, तो वो उसको प्रोहिबिट कर सकता है। ठीक है, फिर बोला रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू ऑब्टेन। सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था,
रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिसीविंग और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वाला ना, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी था, ठीक है। अब जब तुमने कंट्रीब्यूशन का पढ़ा कि इन लोगों को एक्सेप्ट करने से मैंने मना किया, अब हमने देख लिया कि भाई कुछ लोग हैं जिनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी गवर्नमेंट के लोग, उसको लग रहा है कि मेरे को इस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिलानी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, तो वो उसको प्रोहिबिट कर सकती है। कैसे लिखा है, अलावा उसके रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट नेचर को तो परमिशन लेनी ही है, क्या हमारा नाम लिखा था वहां, नहीं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकता है कि तुम पहले मुझसे परमिशन लेके जाओ या तुम प्रोहिबिटेड हो, तुम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकती, ठीक है। 3 और 6 हो गया। अब 11 कौन सा सेक्शन है, अभी नीचे आएगा। Require any person or class of person not specified in section 11 to furnish intimate with such time in such manner as may be prescribed an amount of foreign contribution received by such person class of person from any source। अभी मैंने तुम लोगों को बोला था, जैसे इसने मुझसे पूछा पता कैसे चलेगा ये पैसा, ठीक है, तो जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहां से आया बताओ, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार है कि कभी भी वो पूछ सकती है, और अगर किसी ने इंटीमेशन दे दिया या नहीं दिया तो उसको प्रोहिबिट कर सकती है, ये पैसा तो नहीं रख सकते, ठीक है। जब उसको लगेगा तब वो किसी से भी पूछ सकता है और वो चीज को प्रोहिबिट कर सकता है। फिर विदाउट प्रेजुडिस to the provision of subsection 1 of 11 require any person or class of persons specified in that subsection to obtain prior permission of central before accepting any foreign। जहां पे स्पेसिफाइड है ठीक है, जहां नहीं है स्पेसिफाइड वहां मैं उसको बोल दूंगा जब जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है मेरे से तुम्हें अप्रूवल लेनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला सेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड नहीं है वो लोग प्रोहिबिट कर सकता है, दूसरा सेक्शन 6 में यानी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में जो एक्सेप्टेड नहीं है उनको बोल सकता है कि मेरे से परमिशन लो या तुम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। फिर सेक्शन 11 और दूसरा भी सेक्शन 11 है, एक में बोल रहा है कि भाई मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मेरे से अप्रूवल लो उसके बाद पैसा लो, दूसरे में पूछ सकता हूँ कहां से पैसा आया और अब बोल सकता हूँ कि इसको प्रोहिबिट कर रहा हूं मैं, तुम इसे यूज मत करो। फिर आता है रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम सच मैनर। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, भाई हमें इन्फॉर्मेशन दो कहां से फ्री सर्विस चाहिए, तुम कौन हो, क्यों चाहिए तुम्हें, क्या दिक्कत हो गई है मेडिकल ट्रीटमेंट में, उसको बोल सकता है पहले मुझे इंटीमेट करो फिर जाना, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल बी मेड अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज द केस में बी और द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सच पर्सन इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रुडिशियली। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले ऊपर देखो 5 पॉइंट थे, याद करो सेक्शन 3 सेक्शन 6, अगेन सेक्शन 6 नीचे भी दिया है, ठीक है। फिर 2 बार सेक्शन 11 दिया है, देखो फर्स्ट वाला सेक्शन 3 सबको समझ आ गया, 2 बार सेक्शन 6 दिया है, एक बार बोल रहा है कि भाई तुम स्पेसिफाइड नहीं थे सेक्शन 6 में, तुम प्रायर परमिशन लेके जाओ मुझसे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या मैं तुम्हें मना कर सकता हूं कि तुम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। जो दूसरी बार सेक्शन 6 है उसमें बोल रहा है कि मुझे इंटीमेट करो कौन सी दिक्कत है, कब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लगेगी तुमको, कितने टाइम की लगेगी, किस किस मैनर में तुम्हें करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। फिर सेक्शन 11 के 2 पॉइंट्स है, एक में वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, दूसरे में मुझसे बिना परमिशन लेके तुम बाहर कुछ भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, दूसरा सेक्शन। तो 3 2 बार सेक्शन 6 और 2 बार सेक्शन 11, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, लिखी सेम चीजें सिर्फ सेक्शन नया कर दिया है, फैक्ट सब कुछ सेम लिखा है, बाहर तुम पैसा नहीं ले सकते मुझसे पूछे बिना, दूसरी चीज मेरे को इंटीमेशन कर दो, तीसरी चीज मैं तुम्हें प्रोहिबिट कर रहा हूं, ठीक है। एक ही लाइन 10 बार लिखी है, 5 बार लिखी है, लेकिन सेक्शन बदल दिया, ठीक है। तो अगर पूछे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी लाइन, बच्चे ये यहां से मत पढ़ लेना क्वेश्चन, जब पूछे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुम्हें सेक्शन 9 बताना है, पहले ऊपर था कि कौन से कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड, देखो क्वेश्चन हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे लिखा डायरेक्टली, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टेन केसेस। अगर ऐसी लाइन आएगी तो तुम्हें ये सेक्शन 9 बताना है, तो इसमें तुम्हें बताना है सेक्शन 3 सेक्शन 6 सेक्शन 11 सेक्शन 11 सेक्शन 6, बात वही लिखी है, अगर रीड करोगे तो तुम एक बार याद करना और सेक्शन याद कर लेना, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिखाया था कि सेक्शन 3 एक अलग हो गया, प्रायर परमिशन और इंटीमेशन सेक्शन 6 का अलग, इंटीमेशन एंड प्रायर परमिशन सेक्शन 11 का अलग,
हमेशा के लिए हो जाएगा, पर ये तुम्हें सेंटेंस याद करना पड़ेगा। तुम लोग इतने एक्साइटेड थे तो मैंने पढ़ा दिया। आज पार्टी मिलने वाली है। सर तो अभी तक आए नहीं है। समझ आ गया ये सबको? ये एक्ट भी अच्छा है ना? ठीक है, कल बताना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अच्छा था मैम, बहुत सुंदर, खूबसूरत। ये भी तो इजी है। आरबीआई अच्छा है, ये भी तो इजी है, पूछ लेना। कुछ नहीं, जहाँ तुम लोगों को पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, वहां तुम लोगों को इजी होता है। पार्ट 3 में पैराग्राफ्स है, पॉइंट्स है नहीं, मैम ने अलग अलग टेबल शेयर किए, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पॉइंटर्स है, हाँ 10 पॉइंट हो जाएगा। जहाँ सेलिएंट फीचर्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, वहां सबको सब पूरे पूरे पॉइंट लिखते हो। चलो, अब हम बोल रहे हैं कि भाई हम प्रॉपर कंट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, provided that no such prohibition or requirement shall be made unless। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पार दे रहे हैं, झूठी मोटी प्रोहिबिट मत करो। जब तुम्हें लगता है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे अफेक्ट आ रहा है ऑफ इंडिया, इंडिया की बेइज्जती करा रहे हो मतलब तुम, तब हम नहीं करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अफेक्ट हो रहा है तो हम प्रोहिबिट कर देंगे। फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर में अफेक्ट आ रहा है तो हम आपको प्रोहिबिट करेंगे। फ्रेंडली रिलेशंस खराब कर रहे हो आप हमारे फॉरेन स्टेट के साथ तो हम आपको प्रोहिबिट करेंगे। हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज के बीच में हार्मनी बनी रहे, अगर ये हार्मनी में अफेक्ट आएगा कि दो कास्ट लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, तो हम आपको प्रोहिबिट करेंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप नहीं ले सकते। जब तुम ये आंसर लिखोगे तो यहां तक लिखना है इसमें पूरा, कि ये जो प्रोहिबिशन है ये जो प्रोहिबिशन है ये तुम्हें आखिरी तक प्रोहिबिट करता है। जब जब प्रोहिबिट करता है तो तुम्हें लिखना है कि भाई ये पॉइंट्स में प्रोहिबिट होता है, क्योंकि लाइन तो सेम है हर जगह, पर तुम ये मेंशन करना कि ये वाला प्रोहिबिशन तभी होगा जब अफेक्ट करता है सोवरेनिटी को, फ्रेंडली रिलेशंस को, हार्मनी अफेक्ट करता है, या फिर फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ लेजिस्लेचर जा रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक। सर थोड़ी आए हैं अभी।